हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड के वन संबंधी कुछ योजनाएं और कार्यक्रम। कल हमने वीडियो में कवर किया था कि उत्तराखंड में वन आंदोलन कौन कौन से हुए थे और क्या उनका प्रभाव रहा था, कहाँ कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे उत्तराखंड के वन आंदोलन चले थे। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड में जो वनों से संबंधित नीतियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, वो कब कब और कैसे कैसे कार्यक्रम यहाँ पर चलाए गए हैं समय समय पर। थोड़ा उनके बारे में भी आज का हमारा वीडियो होने वाला है और बने रहिएगा अंत तक। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे और सीखने को भी कुछ मिल रहा होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा वनों के विकास के लिए जो योजनाएं, कार्यक्रम और संस्थाएं जो भी यहाँ आयोजित की गई, बनाई गई उत्तराखंड में। सबसे पहले मिश्रित वन खेती का मॉडल। मिश्रित वन खेती का मॉडल, इसकी शुरुआत हुई रुद्रप्रयाग जिले से। रुद्रप्रयाग जिले में कोटमल्ला एक गांव है, कोटमल्ला गांव के निवासी जगत सिंह चौधरी, जिनको उपनाम शॉर्ट में जंगली भी कह दिया जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है, जगत सिंह चौधरी जंगली। तो इन्होंने अपने 30 वर्षों की मेहनत से ये कार्य आरंभ किया। मिश्रित वन खेती का मॉडल जो है इन्होंने लाए, जिसमें उनका मानना था कि उत्तराखंड हिमालय सहित संपूर्ण जो देश ही नहीं अपितु विश्व के लिए मिश्रित वन खेती को अपनाया जाना चाहिए। मिश्रित वन खेती का मॉडल जो है पूरे विश्व के लिए इन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस पर इन्होंने जोर दिया। मिश्रित वन खेती क्या है कि जिसमें खेती को जो है मिश्रित करके किया जाए, बदल बदल करके खेती की जाए, वनों के साथ खेती भी साथ साथ में की जाए। तो ये ऐसा मॉडल जो है इनका रहा और 2006 में इसके लिए इनको आर्यभट्ट सम्मान भी दिया गया। 2006 में आर्यभट्ट सम्मान, जगत सिंह चौधरी। आप नोट करते रहिए अपनी नोटबुक में और नोट्स बनाते रहिए। इसके बाद एक एक करके टॉपिक्स हम कवर करते रहेंगे। दूसरी चीज है वन पंचायत। उत्तराखंड में जो वन पंचायतों का कार्यक्रम स्थापित किया गया या योजना चलाई गई, वन पंचायतें होंगी। तो वन पंचायतें कैसे, ये कब से हुआ? ये 1931 से ये कार्यक्रम शुरू किया गया, 1931। और इसके तहत लगभग ये योजना बनाई गई कि वनों का कुछ हिस्सा जो है वो राज्य के अधीन रहेगा। तो इसके अंतर्गत 18.86% जो हमारे वन क्षेत्र हैं वो राज्य के अंतर्गत हैं, राज्याधीन वन है, राज्याधीन वन पंचायतें हैं। यानी कि इतने प्रतिशत वन जो हैं वो राज्य के अंतर्गत हैं, राज्य के अधीन वन पंचायतें हैं हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है नर्सरियां। नर्सरी जिसमें कि छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं वन वृक्षारोपण के लिए, उन पौधों को तैयार किया जाता है, वही नर्सरी होती है। तो नर्सरियों को लगाने के लिए भी बहुत सारी ऐसी हाईटेक नर्सरियां स्थापित करे जाने की भी योजना गवर्नमेंट ने बनाई और उसको जो है उच्च स्तरीय उसके लिए तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। जैसे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नई नई तकनीकें वहाँ से भी ईजाद हुई और उनका उपयोग करके नर्सरियों को विकसित करने का काम भी किया गया।
2006 से ये एक योजना बनाई गई, रोपण नीति, पौध रोपण नीति को लागू किया गया 2006 से। पौध रोपण नीति, पौध रोपण नीति जो है 2006 से ये लागू की गई। अगला पॉइंट बात करेंगे, अगली जो योजना, अगला जो संस्था काम करती है वन विकास के लिए, दूधातोली लोक विकास संस्थान। दूधातोली लोक विकास संस्थान। ये दूधातोली लोक विकास संस्थान कहां पर है, देखिए दूधातोली लोक विकास संस्थान जो है ये उफरैंखाल, पौड़ी गढ़वाल में, उफरैंखाल पौड़ी जनपद में ये है, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में। उफरैंखाल एक जगह का नाम है। उफरैंखाल, तो उफरैंखाल जो एक जगह है, वहां से ये कार्यक्रम शुरू हुआ लोक विकास संस्थान का। और इसमें इस संस्था को कई वर्षों तक चलाया वहां के जो शिक्षक थे सच्चिदानंद भारती। और कल भी हमने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, सच्चिदानंद भारती ये जो है, इनके द्वारा ये बरसाती पानी को ताल तलैयाओं में ऐसे इकट्ठा करके एक ऐसी योजना बनाई गई जिससे कि पानी का संरक्षण हो सके और पानी का सदुपयोग हो सके, उस पानी को जो है यूज में लाया जा सके विभिन्न कार्यों के लिए। तो ऐसा एक इन्होंने लोक विकास संस्थान के तहत ये कार्यक्रम किया। तो उस प्रयास से क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे तालाब इन्होंने बनाए, जंगल में तालाब खुदवाने का काम किया, जंगलों के बीच में, वनों के बीच में, और जिसमें कि बरसात का पानी रुक जाता था और वो भी पानी धीरे धीरे करके रिसते हुए नीचे की ओर जमीन के अंदर, जमीन उस पानी को पीती है और उसके बाद वो कहीं ना कहीं जमीन में नमी प्रदान करता है और पौधों के लिए, वृक्षों के लिए, बहुत सारी ऐसे खेती के लिए और उसके लिए कई सारे वो पानी को काम में लाया जाना जो है संभव हो पाया। फिर इसी तरह एक इको टास्क फोर्स करके बनाई गई, इको टास्क फोर्स। इको टास्क फोर्स इको टास्क फोर्स क्या है? जो भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए ये योजना लाई गई। 2008-9 में इसका गठन किया गया, वर्ष 2008/09 में इसका गठन हुआ सरकार के द्वारा। एक ऐसी एक इको टास्क फोर्स बनाई गई जो कि भूतपूर्व सैनिक थे, उनको भी इससे क्या मिला, रोजगार मिला वनों की रक्षा के लिए, और उनको जो है लगाया गया वनीकरण के लिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो सके, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जा सके, इस काम के लिए जो है एक इको टास्क फोर्स स्थापित की गई 2008-9 में। और जिसमें किसको रखा गया? इसमें रखा गया भूतपूर्व सैनिकों को। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। को इससे क्या मिला? रोजगार। तो इस तरह का एक ये बनाया गया। तो इस प्रकार अन्य और योजनाएं भी रहीं, जैसे अपना गांव अपना वन, अपना गांव अपना वन, अधिक से अधिक वनों को बढ़ाने के लिए अपना गांव अपना वन करके एक ऐसी योजना बनाई गई। और वृक्ष मानव के नाम से भी एक शख्स है जिनको जाना जाता है, वृक्ष मानव। किसको कहा जाता है वृक्ष मानव? विश्वेश्वर दत्त सकलानी, इसको
इसको नोट कर लेंगे आप। विश्वेश्वर दत्त सकलानी, इनको वृक्ष मानव की उपाधि दी गई है। अभी हमने दो उपाधियां देखी, दो व्यक्तियों को के उपनाम देखे वनों से संबंधित। पहला हमने देखा जगत सिंह चौधरी, उनका उपनाम जंगली। तो ये ऐसे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। बाकी बहुत सारी डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जब भी कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपके, चाहे यूके SSC का से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो या फिर और भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं। अधिकांश एग्ज़ाम्स को तो यूके SSC ही कराता है, उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा चयन आयोग जो है, और उसी के तहत बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। और लोक सेवा आयोग के इवन क्वेश्चंस जो पेपर होते हैं उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, जैसे वृक्ष मानव किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको उसमें से सही ऑप्शन करेक्ट जो है टिक करना होता है या उसको चूज करना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं बनता है, तो ज़्यादा डिटेल में उसको जो है जानने की ज़रूरत नहीं। बस उसके जो मेन की फैक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। इको टास्क फोर्स 2008-9 में इसका गठन हुआ और वृक्षारोपण से संबंधित है। इको टास्क, तो इको जो है वो पर्यावरण से संबंधित चीज़ें होती, तो इको शब्द से भी आप ये लगा सकते हैं अनुमान कि इको टास्क फोर्स है तो ये वृक्षारोपण से संबंधित होगा, पर्यावरण से संबंधित है तो वृक्षारोपण करने से संबंधित है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए योजना 2008-9 में बनी। ऐसे ही वृक्ष मानव किसे कहा जाता है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जगत सिंह चौधरी का क्या उपनाम है या उन किस उपनाम से उनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से 4 उसमें ऑप्शन आ जाएंगे। और कंफ्यूज करने के लिए वृक्ष मानव भी एक उसमें ऑप्शन हो सकता है रखा जाए, और जंगली भी रखा जाए, तो उनका उपनाम जो है जंगली करके ऐसे उसको याद है, जगत सिंह चौधरी जंगली। तो इस प्रकार के जो ये उपनाम हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि अब अगला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इसी में उत्तराखंड की जो, इसके अलावा कुछ और भी संगठन बने हैं उत्तराखंड में वनों से संबंधित। जैसे मैंने कहा कि अपना गांव अपना वन, और इस तरह के ये जो संगठन है, वन पंचायतें हैं और वन विकास योजनाएं हैं। ऐसे बहुत सारी वनों से संबंधित योजनाएं बनाई गई हैं पूर्व में सरकारों के द्वारा। वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम किए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव और उनका संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण का मतलब जो जंगली जानवर हैं, वनों के जो जानवर हैं, उनको किस प्रकार से संरक्षित किया जाए। क्योंकि पूर्व में ये देखा गया प्राचीन समय में से कि जब तक कोई कानून ऐसे बने हुए नहीं थे तो जंगली जानवरों का अंधाधुंध जो है शिकार किया जाता था बड़े बड़े लोगों के द्वारा, जिनके पास हथियार होते थे और इस टाइप के लोग होते थे, उनके पास वो खुलेआम शिकार करने के लिए जाते थे, जंगलों में जाया करते थे। और कई सारी प्रजातियां जंगली जानवरों की उस चक्कर से क्या हो गया, लुप्त होने लगी इस प्रकार के कार्यों से। तो फिर बाद में जो है एक ऐसे नियम बने कि जिनके तहत जंगली जानवरों के शिकार पर जो है रोक लगाई गई, जो कि विलुप्त होती हुई प्रजातियां थी, खास करके उन प्रजातियों के शिकार पर रोक लगाई गई सरकार के द्वारा, ऐसे नियम बनाए गए। तो उसी के तहत बहुत सारे जो है हमारे वन्य जीव संरक्षण के लिए उपाय हमारे राज्य में भी किए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण के ऐसे संस्थान हैं या ऐसे वन्य जीव संरक्षण के ऐसे केंद्र हैं जिनको यहाँ विकसित किया गया है। तो सबसे प्रथम जो है राज्य का सबसे पहला जो वन्य जीव संरक्षण केंद्र है, सबसे पहला उत्तराखंड राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र जो सबसे पहला है वो विकसित हुआ 1935 में। कहाँ? मोतीचूर वन्यजीव विहार।
मोतीचूर वन्यजीव विहार ये जो है कहाँ स्थित है? देहरादून में। मोतीचूर वन्यजीव विहार ये देहरादून में स्थित है। ये सबसे पहला हमारे राज्य में वन्यजीव संरक्षण के लिए किया गया उपाय है। पहली संस्था के रूप में, पहले केंद्र के रूप में ये विकसित हुआ और इसकी स्थापना की गई। और बाद में जब देहरादून में, अब आज के समय में आप इसको इस नाम से नहीं जानते हैं क्योंकि ये अब एग्जिस्ट नहीं करता है, इस नाम से एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये क्या हो गया है 1983 में इसका जो है विलय हो गया है, या इसको समाहित कर दिया गया है। किसमें समाहित कर दिया गया है? राजाजी नेशनल पार्क, आपने नाम सुना होगा। किसमें? राजाजी नेशनल पार्क। ये कहाँ है? देहरादून में। देहरादून, राजाजी नेशनल पार्क देहरादून में इसको समाहित कर दिया गया। तो ये अब राजाजी नेशनल पार्क के नाम से ही ये मोतीचूर वन्यजीव विहार जो 1935 में स्थापित किया गया था, ये भी इसी नाम से जाना जाता है। राजाजी नेशनल पार्क के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुल क्या है जो प्रयास किए गए हैं, उसमें वन्य जीव विहार जो है, राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान इनकी संख्या कितनी है? टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा वन्य जीव विहार, डिटेल से इनके बारे में जानेंगे। अभी हम शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि कौन कितनी कितनी संख्या है। वन्य जीव विहार ये 7 हैं वर्तमान में। तो मुख्यतः यही दो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 6 है और वन्यजीव विहार जो है वो उत्तराखंड में अभी वर्तमान में हमारे पास 7 जो है वन्यजीव विहार के तौर पर है। तो अब ये कौन कौन है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन कौन है, उनके नाम हम देख लेते हैं।